की पोइट्री चल रही है, मुझे दिख गया था आपके पैर पे। मुझे दिख रहा था जब पोइट्री। राख में चिंगारियों का गुरूर छिपा रहता है। ये कैसा गरीब हुआ? मुझे ऊपर वाला क्या ही देगा जब माँ बाप भगवान मिले, जब माँ बाप भगवान मिले। मैं उस कीकर के पेड़ की तरह हूँ जिसकी जड़ें ज्यादा गहरी नहीं है। वो कान बंद करके मंद मंद मुस्कुराता है हमारे गमों पर। विपाशा के पार पर्वत पर देवदार के पेड़ों को देखती हूँ, उनकी जड़ें कितनी गहरी हैं। जो लोग अपनी बात खुद नहीं बोल सकते, उनकी बात उन तक पहुंचाना। सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्ते आदाब। मैं थोड़ा दोस्त मनोज कुमार, फाउंडर ऑफ ट्रेजर वर्क्स। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਂਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪਵਨ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਸ਼ਵਨੀ ਸਚਦੇਵਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਨਸੁਨੀ ਆਬਰੂ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨੇ ਵਧੀਆ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ। ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫੈਨ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਵ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ YouTube ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਨੈਂਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਨਾਮ, ਪੋਇਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ, ठीक है, उस बारे पहले तुसी। नमस्कार, मेरा नाम नैंसी शर्मा पवन है और पवन मेरा पेन नेम है जो मैंने अपने पापा के नाम से लिया है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि एक बेटी के किरदार को उसके पापा के नाम से बेहतर कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और मैंने मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट की है अभी, और बस मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ अभी। ते पोइट्री की शुरुआत किਵੇਂ की? मैंने दरअसल पोइट्री लिखनी शुरू की थी स्कूल के किसी कंपटीशन के लिए जब मैं तकरीबन 9 साल की थी, और वो पोइट्री समहाउ किसी लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश हो गई। तो वहाँ से मुझे एक बूस्ट मिला कि नहीं, इट इज़ समथिंग दैट आई एंजॉय। तो मैं 9 साल की उम्र से पोइट्री लिख रही हूँ। बहुत साल हो गए हैं अब तो लिखते लिखते। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਸ਼ਵਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? मेरा नाम ओजस्विनी सचदेवा है। आई एम फ्रॉम कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। मैंने पोइट्री कहाँ से शुरू की, बस कुछ ऐसी ही नैंसी जी जैसी ही सिमिलर कहानी है। 6th-7th क्लास में थी, एक टीचर होते थे हमारे, तो हिंदी वाले मैम हमें ना कुछ टॉपिक देते थे कि इस पे कुछ लाइनें लिख के लाओ। तो बस वहाँ से थोड़ा थोड़ा करके, पहले तो हम गुस्सा करते थे कि मैम क्या देते रहते हैं काम करने के लिए। फिर वो नहीं समझ आया कि हाँ, इससे हमारी ही क्रिएटिविटी जाग रही है, तो वहाँ से लिखना शुरू किया। रियलाइज़ हुआ कि ये कुछ ऐसा है जो मैं कर सकती हूँ, तो बस 6th-7th क्लास में लिखना शुरू किया था। ਤੇ ਇਹ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਥਿੰਗ ਕੁਝ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ। जब मैंने लिखना शुरू किया था तो मैंने उससे पहले, मैं बहुत पहले से पढ़ रही थी। मतलब जैसे मेरे दोनों पेरेंट्स दोनों टीचर हैं, तो वो समहाउ मेरे जीन्स में था कहीं ना कहीं। और मैं बचपन में जब उनके साथ स्कूल जाती थी तो लाइब्रेरी में जाती थी, तो वहाँ पे बच्चों वाली जो पोइट्री बुक्स है वो होती थी। और उसके बाद जब मेरी पहली पोएम पब्लिश हुई, उसके बाद से जितनी बार भी स्टार्टिंग में कॉम्पिटिशन्स के लिए लिखा, प्राइज़ मिलते थे या मतलब कहीं पब्लिश होती थी तो वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती थी, या टीचर्स से प्रेज़ मिलती थी, पेरेंट्स से घर पे प्रेज़ मिलती थी। बट जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़े उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आता है, स्पेशली जब टीनेज में, जब आप अपने इमोशंस इतना ईजीली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो उस टाइम पे पोइट्री आपके लिए वो एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लेके आती है, एक खुद को एक्सप्रेस करने का ज़रिया बन जाती है। तो आई गेस
वो चीज़ मेरे साथ अब तक रही है कि जब भी एक्सप्रेस करना हो तो वो सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वो पोइट्री आती है। तो वो ऐसे इवॉल्व, वो अचीवमेंट से एक्सप्रेशन की तरफ मेरे लिए पर्सनली ऐसे इवॉल्व हुई है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इंस्पिरेशन की बात मेरे लिए की जाए तो मेरे जो परदादा जी थे, उनका नाम श्री नानक चंद जी, वो अपने नाम के आगे चांद लगाते थे क्योंकि वो एक कवि थे। तो वो कविताएं लिखते थे, हर संडे को जाके गुरुद्वारे में सुनाते थे। मेरी जो बड़ी बुआ जी हैं वो भी कविताएं लिखती थी, अब उन्होंने बंद कर दी है, शादी बच्चे हो गए, वो सब छूट गया उनसे, पर वो भी कविताएं लिखती थी। और मेरे जो पापा हैं, ही ओन्स अ बुक शॉप, तो बस वहाँ से उठा के कोई ना किताब चुरा के ले आती थी पापा की डांट सुनती थी। पर हाँ, वही कि परदादा जी, पापा, मेरी बुआ, वहीं से इंस्पिरेशन आई है। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੇਨ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ 20 ਤੋਂ 25 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਵਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 5-6 ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਹਾਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ, ਕੁਛ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਰਾਈਟਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਭੀ ਵੀ ਰਾਈਟਰ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਗਏ, ਚਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੱਟੇ ਵਾਧੇ ਲਿਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਛਾਣ ਉਹਦੀ ਜੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾ ਸੁਣੀਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੋਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰਿਟ ਕਵਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਰਿਓ। ਸੋ फेवरेट की मतलब पहली कविता मैंने कोशिश की, मुझे मिली नहीं, वो छोटी सी मेरे पापा ने कहीं काट के रखी थी, न्यूज़पेपर की कटिंग थी, वो घर पे कहीं पड़ी होगी किसी कोने में ज़रूर। पर फेवरेट की मैं बता सकती हूँ कि जैसे मैंने बताया कि मैंने अपना पेन नेम है वो अपने पापा का नाम अडॉप्ट किया है, तो उस पर जब मुझसे मतलब मुझे था कि मुझे उस चीज़ को एक्सप्रेस करना था कि मैंने क्यों वो अडॉप्ट किया है, तो उस पर मैंने लिखा था कि उन्हीं के शब्द, उन्हीं का व्यवहार झलकता है, उनके होने के एहसास में मेरा पूरा संसार झलकता है। और लोग अक्सर कहते हैं तुम उन जैसा चलती हो, दिखती हो, बातें करती हो, तो मैं उनसे कहती हूँ कि मेरे पिता के नाम में मेरा किरदार झलकता है, मेरे पिता के नाम में मेरा किरदार झलकता है। थैंक यू। वही, मुझे याद नहीं है कि पहली कविता कौन सी थी, इतना पता है कि खबर पे लिखी थी क्योंकि मैम ने बोला था हाँ खबर, तो रात को कोई ना कोई न्यूज़ देखी, कुछ एक्सीडेंट हुआ था, उस पे थी। अब क्या था वो नहीं याद। अपनी फेवरेट सुनाऊंगी। पहले पेज पे ही है कि हाउ माई फादर हैज़ रेज्ड मी, तो ये मैं जहाँ भी जाती हूँ ये कविता ज़रूर सुनाती हूँ। इट गोज़ लाइक, उठ खड़ी हो कुछ कदम तो चल, क्या बात है, उठ खड़ी हो कुछ कदम तो चल, डगमगाने पर हाथ तेरा मैं थामूंगा, चले चल ना सोच क्या होगा कल, इस राह पर तेरी हर जायज़ मांग मैं मानूंगा। तो हिम्मत तो कर, हौसला मेरा होगा, न चिड़िया बन तू गिद्ध सी आंख रख, वो हौसला भी तेरा होगा। तेरे पीछे हमेशा सीना ताने खड़ा मिलूंगा, तेरी खुशियों और सपनों को अपना बना मैं जी लूंगा। कुछ कर दिखा तो उस राह पे जहाँ जाता न कोई और है, उस राह की इस चाह में जहाँ विपदा का प्रचंड सौर है। क्या कुछ कर दिखा तू रोशन नाम कर, हर विपदा में माँ चंडी बन तू दुष्टों का संहार कर। पीछे मुड़ना कायरता को द्वार दे, लड़ जंग न्याय की अपने संग, हजारों जीवन संवार दे। कुछ कर दिखा तू ऐसा कि पुश्तें भी जश्न मनाएंगी, कि इस जगत में पापियों की रूह भी थरथराएगी। बन उदाहरण सहिष्णुता का, क्यों ना चले त्रिलोक ही, की जहन में स्मरण रहे सभी के चंडी का प्रकोप भी। धर्म जात पात के बंधनों को तू तोड़ दे, कि कैद करते हैं जो तुझे उनकी कलाई, अपने जज्बे से तू मरोड़ दे। ना सोच फिर तू परिणाम का, बस चले चल कि गुनाह रह जाए फिर नाम का। कि तेरे रहते ना बने कोई द्रौपदी या
निर्भया हर बलात्कारी की आंखें तू नोच दे, कि अशांति फैलाए जो धर्म के नाम पर हर कट्टरपंथी की चमड़ी तू खरोच दे। बस चले चलना गुमान कर, पापियों को बेड़ियों में बांधने का ठान कर, रगों में बहती ज्वाला का तू कुछ तो इस्तेमाल कर, हर विपदा में माँ चंडी बन तू दुष्टों का संहार कर, तू दुष्टों का संहार कर। बहुत शुक्रिया। मैं इसलिए ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੋਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੋਇਟਰੀ ਆਪਣੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਵੌਇਸ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿੱਥੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। तो मैं लॉन्ग फॉर्मेट से करती हूँ, फिर मैं शुरू। मैं तो खुश ही लॉन्ग फॉर्मेट मैनू अगर कोई 4 लाइना बोल देगा ना मैनू कभी समझ नहीं लगती, मैं तो गवाचे रहने जाने कहा गया है। ये मैंने अपने पर्सनल उस एक्सपीरियंस से लिखी थी कि मतलब बहुत सारे हम नहीं कि बेसिकली होता ये है कि मतलब हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मैं पॉलिटिकल साइंस से हूँ तो मुझे राइट्स और वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करना वो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा करती हूँ अपनी पोइट्रीज़ के थ्रू। तो ये इस पोएम का टाइटल है बेटी। क्या बात है। कि मुक्ति चाहिए बेटा लाओ, चिता बेटी कैसे जलाएगी, वह तो इज्जत है घर की, वह तो इज्जत है घर की, पिता की अर्थी उठाएगी। जिसमें पिता की जान थी बसती, वो अस्थि उसकी बहा न पाई, क्यों फ़र्क करे बेटा बेटी में। कि मैं पूछूं क्यों फ़र्क करे बेटा बेटी में, वो समाज को सिखला न पाई, वो समाज को सिखला न पाई। मैं नारी हूँ अबला नहीं, मुझे अपनी पहचान बनाने दो, नहीं चाहिए मुझे लड़के सा दर्जा, पर अपने पापा की बेटी तो बन जाने दो, अपने पापा की बेटी तो बन जाने दो। ये बात सिर्फ एक घर की नहीं है, हर दहलीज ये कहानी कहती है, जिम्मेदारी पहाड़ों से लेकर बेटी फिर बेटी भी ना रहती है, बेटी एक बेटी भी ना रहती है। सिर्फ बेटियां हैं, मतलब ये जनरल सोशल टेंडेंसी होती है कि सिर्फ बेटियां हैं, कोई बेटा नहीं। इज्जत का भार भी उस पे ज्यादा होगा, चाय बनाएगी वो नौकरी से आकर, और आखिरी निवाला भी उसका ही आधा होगा। 2 परिवारों की डोर थामे वो हुई एक भी घर की नहीं, 9 पहरों सा काम करे वो, क्या उसकी घड़ी 8 पहर की नहीं। क्या बात है। माँ बहन बीवी और बेटी, मतलब एक सेक्रीफाइस का टैग देके ना वो इतना बड़ा बना दिया है हमने औरत वर्ड को। माँ बहन बीवी और बेटी, पल में पात्र अनेक हो जाती है, जिसे पूजते हो पत्थरों में तुम, घर में वह मात्र रेत हो जाती है। जिसे लक्ष्मी कहकर पूजा करो, वह मुक्ति ना दे पाएगी, लक्ष्मी कहकर पूजा करो मुक्ति ना दे पाएगी। ऐसे शास्त्रों की बातें भला तुम्हें कहाँ तक लेके जाएगी, ऐसे शास्त्रों की बातें तुम्हें कहाँ तक लेके जाएगी। इस युग की महाभारत को गार्गी से लिखवाना होगा, इस युग की महाभारत को गार्गी से लिखवाना होगा। पिंड दान भी बेटी करेगी, द्रौपदी को भी रण में लाना होगा। लड़ाई ये अधिकारों की है, युद्ध का बिगुल बजाते हैं, बेटी भी तो बेटे सी है, आ सखी चल उन्हें बताते हैं, आ सखी चल उन्हें बताते हैं। बहुत बढ़िया। मेरे लोग कंडे खड़े करते ये तो मैं भी जितनी बार पढ़ती हूँ मेरे भी गूज़बम्स आ ही जाते हैं। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਬੈਠਾ ਖੁਦ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਮਾਈਕ ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨੀ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਫੀਲ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ।
ये बेटी वाली बात तो कि बस बेटी है, ये तो हाँ मुझे पता था आप रिलेट कर पाओगे। कविता का शीर्षक है लज्जाहीन समाज। ये मैंने काफ़ी रिसेंटली लिखी है, तो इसकी मुझे प्रैक्टिस नहीं है अभी सुनाने की, नहीं। बट सुनाना ज़रूर चाहूँगी। कुछ इस तरह से है कि तुच्छता से भरा लज्जाहीन ये समाज है, तुच्छता से भरा लज्जाहीन ये समाज है, दरिद्र के आंचल में ना मुट्ठी भी अनाज है, बेघर बिसर रहा डगर के एक किनारे पे, धूप हो या आंधी हो खड़ा हयात के चौबारे पे, दर दर भटक रहा कुनबे की लाचारी से, दुश्वारी के तले सामाजिक दुत्कारी से, तुच्छता से भरा लज्जाहीन ये समाज है, सिंहासन के शीर्ष पर गुनहगार विराज है, नेता जो बढ़ रहे बेकसूर लाशों पे, पुजारी हो या मौलवी लहू भरे हाथों पे, पाखंड हो या स्वांग हो मासूमियत को चले, चीखे भी गली जुल्म के बोझ तले, तुच्छता से भरा लज्जाहीन ये समाज है, संविधान के पन्नों पर प्रश्न चिन्ह आज है, कानून की बाह मरोड़, न्याय पे कलंक हो, रिश्वत की गोद में हर ईमान भंग हो, विवशता की डोर का एक खोखला सराज है, मजबूरी की बिक्री में सौदों का रिवाज है, तुच्छता से भरा लज्जाहीन ये समाज है, हर गली में घूमता दरिंदा मिजाज है, दर दर भटक रहा वासना का साया है, भरोसे की आड़ में अपना ही तो जाया है, घर की चार दीवारी भी भरोसे के लायक नहीं, हर नजर की ओर में है खलनायक वहीं, तुच्छता से भरा लज्जाहीन ये समाज है, जाति के नाम पर बटा हुआ आज है, कुल के तराजू में तौला हर इंसान है, कुल से ही तय होता अनजान का सम्मान है, सोच के आंगन में घृणा द्वेष तिरस्कार, इंसानियत से पहले बस जात का है अहंकार, तुच्छता से भरा लज्जाहीन ये समाज है, रोजगार की आड़ में युवा हुआ मोहताज है, शैक्षणिक परिपक्वता मेहनत उपहास है, हर पद पे नियुक्त कोई हुक्मरान का खास है, तंत्र की नाकामी का यह मूक विनाश है, जीने की जंग यहाँ बस एक तमाश है, तुच्छता से भरा लज्जाहीन ये समाज है, खबर के नाम पर सनसनी का राज है, सच की कब्र पर तमाशे की दुकान है, सुनहरी कुर्सियों का एक मीठा सा गान है, सच हाशिए पड़ा झूठ ही अपार है, आंसुओं की बोली का एक अंधा कारोबार है, तुच्छता से भरा लज्जाहीन ये समाज है, हर रोज बिकता यहाँ थोड़ा सा ईमान है, पूछो मत कौन यहाँ असली गुनहगार है, आईने में झांकता अपना ही तो किरदार है, हर हाथ दागदार हर दिल वीरान है, कातिल अलग नहीं भीड़ ही पहचान है, तुच्छता से भरा लज्जाहीन ये समाज है, तुच्छता से भरा लज्जाहीन ये समाज है। धन्यवाद। बहुत अच्छी। ਮਾਲ ਹੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੋਇਟਰੀ ਉਦੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੌਂਗ ਫਾਰਮੈਟ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਐਂਡ ਫੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸਣੀ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਣੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਸਿੱਖਣ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਖੁਦ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ऑफ लर्निंग, यू नेवर सी। तो मैंने ये लिखी थी, मतलब जनरली ये होता है कि हम जब बात करते हैं, मतलब मैं नारी सशक्तिकरण पे बहुत लिखती हूँ, पर एक चीज़ जो हम भूल जाते हैं वो होती है कि अपने लाइफ में जो मेन हैं उनको हम बहुत बार थैंक यू बोलना भूल जाते हैं, उनको अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। तो ये मैंने लिखी थी कि मर्द को दर्द नहीं होता, हम जनरली कहते हैं कि भाई मर्द होके रो रहा है या फिर मर्द को दर्द नहीं होता, तो उस पर लिखी थी कि मर्द को दर्द नहीं होता और जो रोए वो मर्द नहीं होता, किसने ये रीत चलाई है कि मर्द रो नहीं सकता,
चाहे बीते जो मर्जी उस पे वो आपा खो नहीं सकता। चाहे बीते जो भी मर्जी उस पे वो आपा खो नहीं सकता। क्यों मर्द को दर्द नहीं होता और जो रोए वो मर्द नहीं होता। कि परीक्षा भवन रेलवे स्टेशन भीड़ भरे बाजार में वो शांत खड़े रहते हैं अक्सर ही इंतजार में। कांधे पर सबसे भारी झोला उठाए पिता भाई पति चाचा दादा दोस्त न जाने किस किस किरदार में। फिर क्यों मर्द को दर्द नहीं होता और जो रोए वो मर्द नहीं होता। और बहुत सारे जैसे सोशल स्टीरियोटाइप्स है तो उन पे भी था कि जैसे वही कि रो नहीं सकते। कि बहन की विदाई पर वो छत पर अकेले ही आंसू बहाता है। जाने घर की कितनी अर्थी बिना रोए ही उठाता है। डर उसके भी तो होते होंगे बातें उसे भी तो सताती होंगी। जो पी जाता है बिना कहे ही वही बातें उसे खा जाती होंगी। जॉन इलिया साहब कहते हैं कि जो बातें पी गया मैं वो बातें खा गई मुझको। तो उसी पे है कि जो पी जाता है बिना कहे ही वो बातें उसको भी तो खा जाती होंगी। फिर क्यों मर्द को दर्द नहीं होता और जो रोए वो मर्द नहीं होता। किसने ये रीत चलाई है कि मर्द रो नहीं सकता और बीते चाहे जो मर्जी उस पे वो आपा खो नहीं सकता। शुक्रिया मैं जड़ी पोएम जिवें तुसी आपने डेडिकेट करी है वो है मेरे पास बट अभी नहीं है तो वो नहीं सुनाऊंगी। अभी मेरे पास जो है वो मैन हेटिंग वाली है वो थोड़ी देर बाद सुनाती हूँ। उससे पहले थोड़ा सा डाइवर्जन। पार्टीशन का जो टॉपिक है वो मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मेरी बुक भी उसी पे है। मेरी फैमिली दोनों मैटरनल पैटर्नल फैमिलीज दोनों ही पार्टीशन अफेक्टेड रही हैं। माइग्रेशन की है उन्होंने। तो अभी पिछले हफ्ते एक इंग्लिश में पोएम ट्राई करी थी लिखने की। इट्स अ सोनेट। एक 12 साल का बच्चा है जो अपनी माँ को देख रहा है और पार्टीशन के टाइम की एक छोटी सी पोइट्री। मतलब हर एक इंसान जो भी पार्टीशन के टाइम पे था वो इससे तो गया ही होगा ऐसी सिचुएशन से। सो इट गोज लाइक ही स्टूड वेयर द बॉर्डर फॉरगॉट इट्स नेम एंड वॉच्ड द स्मोक राइज फ्रॉम द ओनली होम ही न्यू। Dust settled softly on his frightened face. His mind held scenes no child should carry through. He heard his name get lost among the cries and saw his mother fall, then rise, then plead. Her hands became a prayer before strange men, the beards unmoved, the silence hard as greed. Run, she said. Run before they teach you hate. He ran, though each step broke something behind. He climbed the train with 12 unfinished years and carried her voice like a wound in his mind. Behind him, maps were written with flame, branded a refugee ahead. No country called him by name. No country called him by name. Thank you. लास्ट लाइंस ओजस्विनी की पढ़ी थी मैंने बुक पढ़ी थी। हाँ और मैंने पढ़ी भी जस्ट उससे पहले थी। मतलब एक शो था और मैं जो वही लाइनअप पोस्ट कर रही थी मैं और उससे थोड़े टाइम पहले ही मैंने वो बुक स्टार्ट की थी। मैंने इसीलिए मैं वो इंट्रो दे पाई थी उस बुक का। नहीं बट ये चीज़ है मतलब मुझे एक बार ना किसी फ्रेंड ने बोला था ओपन माइक पे। तो हम ऐसे मैं सोशल इशू पे कुछ बोलने वाली थी तो हम ऐसे बात कर रहे थे तो हम काइंड ऑफ डिबेट कर रहे थे। तो उसने मुझे बोला कि यार तू मतलब ये पोइट्री वहाँ पे सुनाएगी बट वहाँ पे कोई रिलेट नहीं कर पाएगा। मतलब वो कुछ गरीबी पे लिखी हुई थी कि जो लोग हम बहुत इंटेंस डिबेट चल रही थी। तो उसने मुझे बोला कि मतलब वहाँ गरीब थोड़ी आ रहे हैं तेरी पोएम सुनने तो वहाँ पे नहीं सुनेंगे वो लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा मुझे गरीबों को सुनानी भी नहीं है मुझे उनकी कहानी उनको सुनानी है जिन तक वो पहुँच नहीं पाई है। तो इसलिए भी आई गेस आर्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीडियम है। वो जो लोग अपनी बात खुद नहीं बोल सकते उनकी बात उन तक पहुँचाना जो शायद जिनको पता नहीं है अभी तक इस चीज़ के बारे में। तो ये मैं मानती हूँ कि हिम्मत चाहिए सोशल इश्यूज पे लिखने के लिए। हिम्मत चाहिए आर्ट अपनी प्रेजेंट करने के लिए क्योंकि सानू परमात्मा ने एक चीज़ है मैं परमात्मा ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਈ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਣਾ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਲਿਖ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਕਿੱਡੀ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪਤਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਲਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਤਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। सो आ जाओ। हम यही बात कर रहे हैं जो कि हमें मतलब शुक्रगुजार होना चाहिए। और जनरली ना हम क्या करते हैं कि अपनी लाइफ के बहुत छोटे छोटे जो इश्यूज होते हैं उनको बहुत बड़ा बना देते हैं कि मजाक मजाक में यार मतलब कुछ छोटी सी चीज़ गलत हो गई तो हम उसको इतना बड़ा बना देते हैं कि हर ज़िंदगी ख़राब हो गई है, मतलब किसी ने रिप्लाई नहीं किया तो ज़िंदगी ख़राब हो गई है, ये इतने बड़े इश्यूज बन जाते हैं। हाँ, तो इस पे मैंने ना लिखा था कुछ 4 लाइनें ही हैं कि तुम मतलब कि ना हवा का एक भी झोंका तुम्हारे तन के करीब हुआ, कि तुम इतने सुरक्षित हो कि ना हवा का एक भी झोंका तुम्हारे तन के करीब हुआ। आईफोन नहीं खरीद सकते ये कैसा गरीब हुआ। आईफोन, हाँ, हम क्या कहते हैं यार मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास एंड्रॉयड है, तो आईफोन नहीं खरीद सकते ये कैसा गरीब हुआ। रोटी कपड़ा मकान माँ और बाप सब तो है तुम्हारे पास, रोटी कपड़ा मकान माँ और बाप सब तो है तुम्हारे पास। वो सोचो जिसकी माँ भी मर गई और उसे निवाला तक ना नसीब हुआ, निवाला तक ना नसीब हुआ। तो इस पे था कि मतलब कितने प्रिविलेज हैं हम, जब हम सोच रहे हैं कि हमारे पास आईफोन होना चाहिए था, हम वहाँ पे प्रिविलेज को मान रहे हैं, बट उस इंसान की प्रिविलेज भी सोचो जिसके मतलब सब कुछ आई गेस उसकी ज़िंदगी में कुछ शायद ही बचा और हम बहुत कम चीज़ों पे, बहुत ट्राइबल चीज़ों पे अटके पड़े हैं अभी तक। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਨਾ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਾਖੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਐਦੀ ਸੀਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਬੰਦਾ ਉਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਮਝਿਆ ਜੀ, ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਧੁੱਪ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ, ਨਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਏਸੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਉਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਦੇਖ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਕੂਟਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ। ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੈਦਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਐਡੀ ਧੁੱਪ ਹੈ ਕਿਆ ਇੱਦਾਂ ਜਾਊਂਗੇ, ਜੇ ਮੀਂਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਐਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਗ ਪੈਰ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਸਮਥਿੰਗ ਐਦਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਈਫੋਨ ਆਈ ਥਿੰਕ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, नहीं आता, इवन सेकंड हैंड भी नहीं आता। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ अपनी अपनी शायरी भटक रहे हैं। थोड़ी थोड़ी ज्ञान की गल है, नाल शायरी, पहले मेरी शायरी दोनों चीज़ें जरूरी हैं। हाँ। अभी नैन्सी जी बात कर रहे थे कि कैसे जो हमारे पास जो भगवान ने हमें गिफ्ट दिया है हम वो दूसरों की आवाज़ को आगे पहुंचाने के लिए उसका इस्तेमाल करें। तो एक कविता लिखी है जो एक लेखक को कहती है कि लेखक तू उठ, उठ खड़ा हो। तो शीर्षक है कलमबद्ध क्रांति। इसकी भी अभी मुझे पढ़ने का लहजा नहीं है। कलमबद्ध क्रांति। कागज़ की नसों में साहस की स्याही, स्याही की रगों में एक मौन सी बगावत है। हर लफ्ज़ में तलवार सा संकल्प, परछाइयों के साम्राज्य में उजालों की तख्ता पलटी की आहट है। बिखरी राख में चिंगारियों का गुरूर छिपा रहता है, हर विराम के पीछे एक अगला विस्फोट लिखा रहता है। दीवारों की दरारों में चुप्पियों की चीख, ईंटों के बीच विद्रोह की नसें थरथराती हैं, होठों पर जड़े तालों के लहू में पहला शब्द, जंजीरों के वजन तले दबी सांसें तूफान में बदल जाती हैं। चुप्पियों की अदालत में सच पर सदियों की कैद लगे, जहाँ पंखों से पहले पिंजरे की सज़ा मिले, जंगले की हर सलाख उड़ान की परिभाषा लिखती है, लेखनियाँ मृत्युंजय सी दिखती हैं,
सच की मायूसियों पर खामोशी के मकबरे उगाते हैं, जो इतिहास की देहरी पर झूठ को फक्र से सजाते हैं। दबी आवाजें हवाओं में तूफानों का नक्शा बनाती हैं, घुटी सांसें बादलों में गड़गड़ाहट पन पाती हैं। धागों में बंधे हंसते कठपुतली से किरदार, तालियों के शोर में रोती कहानियों का व्यापार। जो स्याह किरदार छुपाए जाते हैं, वही पर्दे फाड़ कर अमर कथाएं बनाते हैं। जब कलमे खौफ की ठंड में जम जाएं, स्याही का लहू भी फीका पड़ जाए, मुर्दा अक्षर कफन सी चादरों तले सो जाए, कहानियां लाशों सी दफन हो जाएं। जहाँ शब्दों का धर्म सिर्फ सजावट में ढलता है, वहाँ इतिहास अपराधियों के इशारों पर चलता है। कलमबद्ध हो तुम ए लेखक, कलमबद्ध हो तुम ए लेखक, शब्द तुम्हारे मौन न जाएं, रूढ़ियां अटल हो चाहे कर्म तुम्हारे व्यर्थ न जाएं। कलम की नोक पर सच का फरमान है, ढह जाएं साम्राज्य सारे, शब्द न बिकने पाएं। गिरती दीवारों में ही नई क्रांति का जन्म है, लेखक तेरी स्याही फिर से अंगारे उगल जाए। ए लेखक तू कलम उठा, ए लेखक तू कलम उठा, न्याय के विरुद्ध खड़ा हो जा, स्याही को बना ईमान का कतरा, सच का तू कर्जा चुका, जंजीरों पर लिख अपना फैसला, कागज को तू ईंट बना, तेरा शब्द अत्याचार की नस में कांटा बन जाए। ए लेखक तू लिखता जा, तू लिखता जा, तू लिखता जा। धन्यवाद। आपने बोला था भगवान वाली तो बात दरअसल ये है कि मैं भगवान में मानती नहीं हूँ, कि मेरी मतलब नहीं बनती है भगवान से ज़्यादा। और अक्सर ऐसा होता है कि मतलब आपको कुछ चाहिए होता है लाइफ में जिस पे आप भरोसा कर सको, फेथ रख सको। तो अब मैं भगवान को तो मानती नहीं हूँ, और मुझे था कि मतलब एक दिन रैंडमली बस बैठे बैठे ये ख्याल आया कि यार मेरी लाइफ में सिर्फ मेरे पेरेंट्स हैं जिन पे मैं वो फेथ रखती हूँ, और इसको कोइंसिडेंस बोलिए या कुदरत की मर्जी बोलिए कि मेरी मम्मा का नाम भगवती है और मेरे पापा का नाम पवन है। तो भगवती के नाम के फर्स्ट 4 लेटर्स BHAG और पवन के नाम के लास्ट 3 लेटर्स WAN, तो ऐसे मेरा भगवान बन जाता है। तो मेरे लिए मेरे माँ बाप मेरे भगवान है। तो ऐसे करके वो पीस आया था मेरे दिमाग में कि उस मतलब जनरली जब मैंने लिखा था तो मैंने भी इतना नहीं सोचा था इस बारे में, बस लिखा था क्योंकि मुझे खुद के लिए चाहिए था एक फेथ। तो उस पे मैंने लिखा था, मैं सुनाती हूँ कि जब भगवती और पवन का नाम मिले, जब भगवती और पवन का नाम मिले तो मेरी हस्ती को पहचान मिले, मुझे ऊपर वाला क्या ही देगा जब माँ बाप भगवान मिले, जब माँ बाप भगवान मिले। कि अब तो मंजिल तक चलते जाना है, मंजिल तक चलते जाना है, कुछ बड़ा ही नाम कमाना है, अपने भगवान की परवरिशों उस ऊपर वाले को दिखाना है। मेरी माँ को तनिक आराम मिले, मेरी माँ को तनिक आराम मिले और मेरे पिता के सपनों को भी जान मिले, मुझे ऊपर वाला क्या ही देगा जब माँ बाप भगवान मिले, जब माँ बाप भगवान मिले। क्या ये भी क्रिएटिविटी है कि ਤੁਸੀਂ बैठ के वो चीज सोची है, वो चीज बारे लिखा। अच्छा, ये लास्ट पीस है या अभी एक और भी सुना सकते हैं? मतलब जैसा आप बोलोगे, फिर मैं उस हिसाब से पीस डिसाइड करूंगी। तीन और सुना। चलो ठीक है। इसको वाला तीन और। The piece is titled I Wish I Were a Man. It's ironic. I am happy being a woman. तो इस तरह से है कि If I were a man, if I were a man, I could take a walk around the block even at midnight, unafraid of shadows that smell of danger. But I'm a woman told the darkness feeds on me, that I must rush home before the sky bleeds into black. If I were a man, I could roam this earth like it owes me everything, leave my footprints like signatures of conquest. But I'm a woman taught to apologize for simply existing, to tiptoe, to shrink, to carry my caution like a curse. If I were a man, I could walk around scratching my scrotum without anyone batting an eye. But I'm a woman for whom even feeding life to her child is an act of public indecency. My breasts,
My breasts, they say, are weapons of shame. If I were a man, I could spit venom, slam doors, roar fire, and be called powerful. But I'm a woman, told my anger is unbecoming, unnatural, unfeminine, as if rage must dress in a suit to be taken seriously. If I were a man, I could do things at the whim of it, scatter mistakes like loose change. But I'm a woman who must chart each step like navigating a minefield. For if something explodes, the ruin is my fault alone. If I were a man, I could drink till dawn, let whiskey stain my mouth like freedom. But I'm a woman who must sip caution, taste fear in every drop, feel the burn of danger at the back of my throat. If I were a man, I could just step up the corporate ladder, every rung waiting for my hands. But alas, I'm a woman with invisible ropes tied to home, dragged back by expectations that scream family first, ambition later if ever. If I were a man, I could love and leave without a whisper of judgment. But I'm a woman branded with words, purity, loyalty, shame hung around my neck like dead flowers, the dare to call honor. If I were a man, I could carve my name into history with cruelty, burn cities, spill blood, and still be called a hero. But I'm a woman, my truth written in vanishing ink, my courage erased before the page even dries. If I were a man, I could grow old with pride in my wrinkles, let my face become a map of all my journeys. But I'm a woman taught to fear age, to hide each line like a sin, to battle time as if survival is shameful. Yeah. If I were a man, I could just slap my way into a night of pleasure and no one would blink. But alas, I'm a woman, and woman's pleasure, what's that? A myth whispered by lips too afraid to ask for more. I'm a woman in this God-forsaken world, bearing the burdens of horrendous societal expectations, lugging centuries of silence on shoulders that still rise. If I were a man, I could do this and I could do that, but I'm a woman born only to serve his picket fence dreams, and I am done serving. I am done shrinking to fit a world built for him. I am rage dressed in rebellion. I am grief carved into defiance. And until this world learns my worth, every step I take will echo like thunder, a reminder that I was never less. I am a woman in this God-forsaken world built for men, standing in the ruins of the rules and yet still standing. I am a woman in this God-forsaken world. Yeah. वाओ, बस यही थी वो मैन हिटिंग वाली. वाओ. नहीं बट मुझे अभी ना, जब हम बात कर रहे थे, पार्टीशन की बात कर रहे थे, तो जनरली होता है कि युद्ध जो होता है वो दो सरकारों के बीच का होता है, पर जो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है वो बहुत सारे लोगों को भुगतना पड़ता है. और उस पर मैंने कुछ वक्त पहले, मैं अपनी क्लास में वर्ल्ड वॉर पढ़ रही थी एक्चुअली, और उसके बाद जैसे अभी भी जो सिचुएशंस हैं हम देख रहे हैं कि बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही है अभी भी, तो उस पे मैंने लिखा था, युद्ध के बारे में लिखा था कि युद्ध के बाद का जो युद्ध होता है, कि युद्ध खत्म हो गया, पॉलिटिकल वॉर खत्म हो गया, पर उसके बाद का जो होता है वो हर कोई सहन नहीं कर पाता. उसका टाइटल था युद्ध के बाद का युद्ध. जाने कितनी कौमें खत्म हुई, जाने कितनी कौमें खत्म हुई, कितने जौहर पन्नों पर दर्ज नहीं, कुछ एक शहादत लिखी गई, कुछ एक शहादत लिखी गई, जो धूमिल हुई कोई हर्ज नहीं, जो धूमिल हुई कोई हर्ज नहीं. चहुओर बिखरी लाशें ही लाशें, माँ की गोद सा कोई वीरान नहीं होता. युद्ध का बिगुल सरल होता है, किंतु युद्ध के बाद का युद्ध आसान नहीं होता, क्योंकि यहाँ माँ की गोद सा कोई वीरान नहीं होता. कोश भरे हैं बस राज्यों के,
कोश भरे हैं बस राज्यों के, कितनों को नसीब निवाला नहीं। जल रही है मसाले सरहदों पर, बाकी राज्य में तो उजाला नहीं, बाकी राज्य में कहीं उजाला नहीं। यूं ही कलंकित मृत्युदेव है। हम बोल देते हैं कि यमराज ने बुलाया तो जाना पड़ेगा, तो यूं ही कलंकित मृत्युदेव है। भुखमरी से बड़ा कोई हैवान नहीं होता। युद्ध का बिगुल सरल होता है, किंतु युद्ध के बाद का युद्ध आसान नहीं होता। उजड़े मकान और टूटी छतें, खंडहरों की एक नई बस्ती हो जैसे। सूखे पेड़ अब कहाँ गोरैया, कि नुकसान तो पशु पक्षियों को भी हुआ है, कि सूखे पेड़ अब कहाँ गोरैया, लहूलुहान नदियां हंसती हो जैसे। खंडहरों की कोई नई बस्ती हो जैसे। मानव तो लुटता ही है, पर्यावरण सा भी किसी का नुकसान नहीं होता। युद्ध का बिगुल सरल होता है, किंतु युद्ध के बाद का युद्ध आसान नहीं होता। कितने बरस लगेंगे अभी, कितने बरस लगेंगे अभी नया आंगन सजाने में, नए मुद्दों से लड़ने में, कुछ घाव पुराने भी छुपाने में। हमारे ही रचाए तो खेल है सब, हमारे ही रचाए खेल है सब। युद्ध के पीछे तो कोई भगवान नहीं होता। युद्ध का बिगुल सरल होता है, किंतु युद्ध के बाद का युद्ध आसान नहीं होता। युद्ध के बाद का युद्ध आसान नहीं होता। मतलब बहुत ही बुरी हालत हो गई है, इतने लैंडस्लाइड्स, इतने फ्लड्स, इतनी जानें जा रही हैं। तो कुछ उसके ऊपर लिखा था, क्योंकि मैं खुद हिमाचल से हूँ। हर बार घर जाती हूँ जून जुलाई के महीने में, तो आना मुश्किल हो जाता है। पिछले 3 साल से बस थम जा रहा है। संकट संकट सब करें, संकट संकट सब करें, संकट जाने ना कोई। विपदा वसुधा पे प्रचंड है, त्राही सब हुए। गिरिधर रौद्र रूप धर, गिरिधर क्रोध अपार। नदियां फन नागिन समान, उगले विष की धार। शिलाखंड गिरते गर्जना, गगन चीरते शोर। वन वन अग्नि प्रलय बने, डूबे घाट कछार। इमारतें टूटती, धरा धसकती जाए। मानव का मद भरा नगर, क्षण में रेत समाए। कर कर आते जीव सब, हर दिशा त्राही पुकार। कोपित पर्वत फट पड़े, रक्त जल की धार। मनुष्य जात तू चेत ले, मनुष्य जात तू चेत ले। लोभ छोड़ चुन सरल पंथ, धर धर संयम पग बढ़ा, वरना बचे न कंठ। धरा न तेरी मात्र है, सबका है अधिकार। संतुलन ही धर्म है, कर उसका सत्कार। अविवेक का फल यही, अविवेक का फल यही। संहारक प्रलय दान, अब भी सुधर जा चेत कर, वरना होवे शमशान। यदि न सुधर अब प्राणी जन, फिर कौन बच पाए। रौद्र प्रलय की लपट में सब भस्म भूत हो जाए। गगन तले न शेष रहे, नद न पथ न ग्राम। राख बचेगी बस यहाँ, मिटेगा मानव नाम। इसलिए अभी संकल्प कर, धर धर करुणा रीत। धरती का हित जो करे, वही सच्चा पुरुषार्थ। धन्यवाद। थोड़ा जिहा तैਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ये दोहे टाइप लिखा ना तुसीं? हाँ, तो कबीर जी से इंस्पिरेशन लेके कोशिश की है। दोहे नहीं एग्जैक्ट ये, बट कोशिश की है। थोड़ा जिहा संस्कृत भी यूज संस्कृत नहीं है ये, शुद्ध हिंदी। अच्छा शुद्ध हिंदी है। हिंदी है सारी। मेरी बहुत मजा आ रहा अच्छी है। हाँ वो मेरी ऐसे ना बहुत सारे पीसेज हैं जो बिल्कुल शुद्ध हिंदी में, पर मैं वो कहीं सुनाती नहीं हूँ, क्योंकि सामने वाले को फिर समझ ही नहीं आता है। नहीं कौन इस बहुत हाँ क्यों? सच में असली वही चीज है। पता की ये जनता अजकल की कर रही है, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਚਲੋ ਉਹੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਲਮ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁੱਧ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿੰਦੀ ਸੁਣੀ है। नहीं माता कभी शुद्ध नहीं मेरी बहुत कविताएं हैं ऐसी जो बिल्कुल शुद्ध हिंदी में है, पर मैं ओपन माइक से इवेंट्स तो सुनाती नहीं हूँ, क्योंकि किसी को समझ भी आए। हंसी आएगी ना रेट करने वाले, क्योंकि ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਹਾਂ ਟਿਪੀਕਲ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ ਕਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਗਾ, ਸੱਚੀ ਆਉਂਗਾ। अभी हम जैसे लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो मुझे जैसे लैंग्वेजेस सीखने का बहुत शौक है। तो मैं थोड़ी थोड़ी
जितनी कोशिश हो पाती है कुछ कुछ लैंग्वेजेस जैसे सीखती रहती हूँ। जैसे मैं उर्दू सीख रही हूँ आजकल, मतलब प्रॉपर मैं कोशिश कर रही हूँ उर्दू में भी लिखने की, और थोड़ा सा पंजाबी में लिखने की कोशिश की। आप दोनों को बेटर पंजाबी आती है यहाँ पे मुझसे, मुझे नहीं आती है, तो मैं थोड़ा सा रोमांटिक साइड पे है कि कुछ गलती हो तो प्लीज़ माफ़ करना। कि किथे ओदे नाल इश्क ना हो जे, किथे ओदे नाल इश्क ना हो जे, मैं पिछे हटता रहंदा हाँ, छड़ कमलिया एवें अड़ी नहीं करते, दिल नूं नित ही आखदा रहंदा हाँ, क्या बात है। पर दिल मेरा एक भी नहीं मनदा, दिल मेरा एक भी नहीं मनदा, ओदा मुंह वाला ही करदा ਏ, ओदियां गल्लां बातां चेते करदा, ओदियां गल्लां बातां चेते करदा, हुण ओनू खोण तो डरदा ਏ, मैं जिन्नी भी नज़रां लुकावां, मैं जिन्नी भी नज़रां लुकावां, ओ कमली नज़रां 'ਚ आ ही जानी ਏ, कोशिश करां भुल्लण दी ओनू, ओ सुपनियां 'ਚ फेरा पा जानी ਏ, किथे ओदे नाल इश्क ना हो जे, मैं पिछे हटदा रहना हाँ, छड़ कमलिया एवें अड़ी नहीं करते, दिल क्या? नूं नित ही आखदा रहना हाँ। कोई गलती हो ਵਧੀਆ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਪਰੂਵਡ ਇਹ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। आपको तो बोलनी चाहिए। ਮੇਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਡਾਇਰੀ ਕੁੱਲੂ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹਾਂ ਕੁੱਲੂ ਤੋਂ, ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕੱਢਿਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਵੇ ਨਾ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਣਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ਵਰ ਬਾਈ ਹੈ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਜ਼ਾ ਆਏ। ਆਪਾਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੋ। ये तो हाँ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਵਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਚ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਚ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਚ ਵੀ ਨਾ, ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਸ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟਾਕ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਓਨਲੀ। ਆਪੇ ਭਾਵੇਂ ਟੁੱਟੀ ਬੱਜੀ ਆਵੇ ਅੰਦੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹਿੰਦੀ ਚ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਟੱਕਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਲਚਰ ਸਾਰਾ ਲੋਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜੋ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇੱਕ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪੇਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਸਰਵਾਈਵਰਸ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਵੀ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਸਰਵਾਈਵਰਸ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ families who migrated, ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਲਚਰ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਕੁੱਲੂ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜੀ ਦਾ ਟੈਗ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈ ਕੁੱਲੂ 'ਚ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਫੋਲੋ ਕਰ ਪਾਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਪਾਏ। ਉਹ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ, ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਨਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ। ਮੇਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨਾ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਸੀਗਾ ਟੋਟਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਪੋਇਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਫਾਲਤੂ ਚ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈंने ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਐਂਡ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਕੋ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਬੁੱਕ ਦਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਤੇ
4 वर्षों के इलाज और परिवार के सेवा के बावजूद एक दिन 16 दिसंबर 2002 को उनकी जीवन ज्योत बुझ जाती है। परंतु एक यक्ष प्रश्न मन में लिए हुए, रिफ्यूजी? तुसी तो रिफ्यूजी हो। विधायक महोदय के वे शब्द जो किसी काम से दफ्तर आए थे। पंजाबी बोल दे हो? पंजाबी हो तुसा? असां भी पंजाबी ने, तुसा कित्थे दे हो? जी पाकपतन तो आए ने। अच्छा रिफ्यूजी हो। एक बार फिर किसी ने बाऊलाल के मन में छिपी वेदना को कुरेद दिया था। बाऊलाल मेरे दादाजी को घर पे बोला जाता था, एज अ निकनेम। विधायक साहब तुसी उजड़े नहीं, उजड़े हुंदे तां उजड़न दा दर्द समझते। उजड़न बाद बसना कितना औखा हुंदा है। रिफ्यूजी, इस शब्द में ही ना जाने कितना दर्द छुपा है, कितने कष्ट छुपे हैं। किसे पता एक रिफ्यूजी ने अपना जीवन काल में क्या क्या देखा है। आज भी जब कोई पूछता है तुम कहाँ से हो तो मैं सोच में पड़ जाती हूँ, क्या जवाब दूँ। मैं कुल्लू से हूँ, यहीं मेरा जन्म हुआ, यहीं मैं पली बड़ी। फिर क्यों ये सवाल, तुम कहाँ से हो? इस सवाल का मैं क्या जवाब दूं? जी हाँ, मैं कुल्लू से हूँ। मेरे दिल में भी एक रिफ्यूजी होने का दर्द छुपा है। मैं अपनी जड़ों से कट चुकी हूँ। मैं अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति से अनजान हूँ। मैं आज सोच रही हूँ बढ़िया स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के बावजूद जीवन की सभी सुख सुविधाएं हैं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। फिर न जाने क्यों दिल में एक बात खटकती है। मैं उस कीकर के पेड़ की तरह हूँ जिसकी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं हैं। विपाशा के पार पर्वत पर देवदार के पेड़ों को देखती हूँ, उनकी जड़ें कितनी गहरी हैं, पता नहीं किसने लगाया होगा। कुछ तो सैकड़ों वर्षों से अविरल खड़े हुए हैं। मैं भी उनकी तरह होना चाहती हूँ। कोई यह ना पूछे यह पेड़ किसने लगाया है, कोई मेरे अस्तित्व पर उंगली ना उठा पाए। क्या बात है। 2 छोटे छोटे पीसीज हैं बहुत, और मतलब मैं दोनों ये सुनाना चाहूँगी क्योंकि एक मतलब जैसे मैंने बताया कि मैं ईश्वर में ज़्यादा मानती नहीं हूँ, और मैं थोड़े टाइम पहले कुछ स्क्रॉल कर रही थी और वहाँ पर ना कुछ लाइनें लिखी हुई थी कि ईश्वर को सुन लेनी चाहिए कुछ प्रार्थनाएं अपना अस्तित्व बचाने के लिए। तो ये लाइनें ना मेरे साथ रह गई थी और मैंने वहाँ पे वो स्क्रीनशॉट लेके रख लिया था। और जब मैंने बहुत टाइम बाद बैठकर फिर इस पर लिखा था कि ईश्वर को सुन लेनी चाहिए कुछ सच्ची प्रार्थनाएं अपना अस्तित्व बचाने के लिए, पर ईश्वर सुनता ही नहीं है। पर ईश्वर सुनता ही नहीं है हमारी प्रार्थनाएं। वो तो कान बंद करके मंद मंद मुस्कुराता है, हमारे गमों पर तबाह हो जाती है पल में दुनिया। वो कान बंद करके मंद मंद मुस्कुराता है, हमारे गमों पर तबाह हो जाती है पल में दुनिया। सिर्फ चीखें रह जाती है लबों पर। उसे अच्छाई बुराई का फ़र्क समझ नहीं आता। क्या उसे अच्छाई बुराई का फ़र्क समझ नहीं आता? अब तो मुझे भी ये कर्मों का तर्क समझ नहीं आता, क्योंकि अक्सर कहते हैं कि अच्छे कर्म करो अच्छे फल मिलेंगे, पर मुझे ये कर्मों का तर्क समझ नहीं आता। किसकी किस्मत किसने लिखी, कौन किसकी पहरेदारी करता है? हाँ, मैं इंसान हूँ, मैं हूँ पापी। बड़ा ईश्वर सबसे वफादारी करता है, बड़ा ईश्वर सबसे वफादारी करता है। मैं फिर कहती हूँ कि ईश्वर को सुन लेनी चाहिए कुछ सच्ची प्रार्थनाएं सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने के लिए। क्या और इस पर मतलब ये लिखा था उसके मतलब एक और ऐसी, जैसे बहुत बार ये होता है कि हम शायरों को ना इंस्पिरेशन आती है किसी और की राइटिंग सुन के जोड़ दें, तो मैं बहुत बार ऐसे करती हूँ कि कुछ एक लाइन मिल जाती है, मैं उसके आगे अपना थॉट जो मुझे आया होता है मैं वो जोड़ देती हूँ। और तो लास्ट शायरों के लिए शायरी है, शायरों के बारे में है कि जैसे शायरों पे कि शायर है, हम कुछ भी लिख देते हैं तो, और बहुत बार ये होता है कि लोग ऑफेंड भी हो जाते हैं, तो है कि हम शायर बहका बहका लिखते हैं, हम शायर बहका बहका लिखते हैं, और हमसे पहले ऐसी बातें जॉन किया करता था। खंडर को घर बनाने की ख्वाहिश रखकर, खंडर को घर बनाने की ख्वाहिश रखकर हथौड़ा चलाने की बात आखिर कौन किया करता था। और ये शायरी का क्या धर्म बताया, ये शायरी का क्या धर्म बताया, मैं आरती अजान में अक्सर मौन किया करता था।
और कलाकार का खून पसीना तो सुना था मगर, कलाकार का खून पसीना तो सुना था मगर, ये लहू को शायरी आखिर कौन किया करता था। क्या बात है। हम शायर हैं, बहका बहका लिखते हैं, और हमसे पहले ऐसी बातें जॉन किया करता था। क्या तो मेरा आखिरी पीस है ये कि छोटे शहर की रहने वाली हूँ। ये बहुत सालों पहले लिखा था और इतना खास भी नहीं है, बट दिस इज़ व्हाट रिप्रेजेंट्स मी, दिस इज़ हु आई एम। चीज है ना, कभी भी अपनी चीज ਨੂੰ ਨਾ ਕੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। तो बस छोटे शहर की रहने वाली हूँ, सपने बहुत बड़े हैं, एक ख्वाब ऐसा कि दुनिया बदल दूंगी, तो दूजा कि अनसुनी सी कहानियाँ मैं बुनूंगी, एक कहानी ऐसी कि दिल को छू जाए, तो दूजी सुनते ही रूह भी थरथराए, कुछ बातें अधूरी सी करूंगी, उन्हें पूरा तुम कर लेना, कुछ कहानियाँ अनगिनत शब्दों में लिखूंगी, बस यूं ही उन्हें तुम पढ़ लेना। छोटे शहर की रहने वाली हूँ, सपने बहुत बड़े हैं, सुना है शब्दों से बदलाव आता है, सुना है शब्दों से बदलाव आता है, आंधी और सैलाब आता है। हाँ, बनना चाहती हूँ उनकी आवाज़ जिन्हें दबा दिया जाता है, जिनकी खुशियों को पैरों तले कुचल कर दफना दिया जाता है। हाँ, एक आवाज़ जो बुलंद होना चाहती है, जो अपने संग हज़ारों में हौसले की तरंग भरना चाहती है, कि हर कोई अपने पैरों पर मान से खड़ पाए, कि आत्मनिर्भर बन हर अड़चन से लड़ जाए। कहा था ना कि सपने बहुत बड़े हैं, पूरा होने के प्रयास में दृढ़ निश्चय से खड़े हैं। हर अपराधी का पर्दाफाश कर पाना, तो हर बेगुनाह को इंसाफ दिलाना, सही को सही और गलत को गलत ठहराना, कि बस अपने उसूलों पर चलते जाना। वंचितों और पीड़ितों के हक की लड़ाई लड़ना चाहती हूँ मैं, कि इस समाज रूपी संस्थान के लिए कुछ करना चाहती हूँ मैं, कि बदलाव ऐसा कोई सदियों तक न भुला पाए, कि ठहराव ऐसा एक मिसाल बन जाए। छोटे शहर की रहने वाली हूँ, सपने बहुत बड़े हैं। धन्यवाद। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੈ। ठीक है, इसलिए वही है ना कि जो चीज़ लिखी है मैं कटो जरूर बाहर। मैं तो यही तो मेरा मोटिव यही होता है हर एक जगह जाके, जो कोई चीज़ लिखी है ना, जो मैं संदेश देना, तो मैं अगला कुछ मर्जी बोली जाए फिर मैं दे के हटूंगा। मेरे ना हुई है ओपन माइक एक जगह मैं ना ओपन माइक ज्वाइन किया सीगा, अपना किसानी का नाटक किया सीगा जो हुण असीं किसानां च आने मेन, ठीक है, जिस चीज़ चों ਆਪਾਂ फसल खाने आ धरती चों, जब उन्हां नाल माड़ा होवे सब तो देखिया नहीं जाता। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੋਇਟਰੀ ਸੀਗੀ, ਕੁਛ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੋਇਟਰੀ ਹੋਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਣਾ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨਾਂ ਇੰਨੀ ਹੇਟ ਰੱਖੀ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਢੋ ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ 2-3 ਪੈਰੇ ਹੋਵੇ। चलो जो मेरा एक पीस रहता है वो कर दूँ। मैं भी ढूंढ लेती हूँ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਵੀ, ਹੁਣ ਕਈ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੀਲ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, अलग-अलग तरह के तरीके हो सकते हैं। जब मैं पढ़ूंगा मैं किसी और फील में पढ़ूंगा, इसलिए इंग्लिश चलेगी ना? हाँ हाँ बस ठीक है। फॉर कॉन्टेक्स्ट ये जो पोएम है ये इस तरह से है कि हमारी वर्कशॉप थी तो हमें कैपिटल कॉम्प्लेक्स ले गए और बोला कि आर्किटेक्चर से इंस्पायर होके कुछ लिखो। तो उन शैडोज़ में, उन लाइंस में जो चीज़ मुझे नज़र आई, इट वाज I have tried to portray sexual abuse through the lens of architecture, and the title is What Architecture Keeps. कोइंसिडेंटली मेरी भी सेम टॉपिक पे है, बट ये हिंदी में है कि एक बेटी, जैसे कि अक्सर होता है कि हम घर की 4 दीवारियों या बाहर कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जो हर जगह सेफ फील करे, तो उस पे ये, और ये मैंने लिखी थी जब मैं 7th या 8th में थी। बस विडंबना ये है कि ये आज भी उतनी सटीक बैठती है, तो ये छोटी सी है। सो द टाइटल इज
what architecture keeps. They admired the clean lines, the obedience of concrete, the way each curve knew where to end. No one noticed how his gaze arrived first like shadow entering through stone. He traced me like a map, claimed each curve as a corridor, each silence as permission, as if every boundary was his to cross. Even the pillars stood still, tall witnesses trained in silences. My body learned architecture early, how to become a locked room, how walls can be entered without breaking, how my voice turned to echo. By day I stood whole, by dusk his fingerprints surfaced in the cracks. ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ। हाँ, फीडबैक देखो, पढ़ी सबका पढ़ने का तरीका तो अच्छा होता है, बस वो है कि जब जो आपने खुद लिखी होती है वो उतार चढ़ाव कैसे लाते हो वो डिफरेंट होता है। अब मैं इनकी कविता पढ़ूंगी तो इन्होंने किस पर्सपेक्टिव से उतार चढ़ाव लाए हैं वो अलग होंगे, जिससे मैं पढ़ूंगी वो अलग होंगे। एक और नवा तरीका वेरिएशन मिलेंगे। हाँ। वेरिएशन मैं वही देखो पहले वेरिएशंस मिलती है सानू किस तरीके ਨਾਲ ਹੋਰ तरीके कर सकते हैं। बाहर निकलते वक्त तंग कपड़ों में तैयार होने से डरती हूँ, अकेले में रात के समय असुरक्षा के आसार होने से डरती हूँ, घूर रहे उन दरिंदों के नापाक इरादे असरदार होने से डरती हूँ, भरी सड़क या बंद गली में अपनी इज्जत तार तार होने से डरती हूँ। आजकल तो मैं अपने नार होने पर डरती हूँ, सहम जाती हूँ अपनों से भी, जाने क्यों मैं भारत की वह बेटी हूँ जो बलात्कार होने से डरती हूँ। थोड़ा फीडबैक वही है कि हम मतलब जैसे अगर मैं उस टोन को बोलती तो मैं शायद थोड़ा एग्रेसिव बोलती, और मतलब मैंने जिस फील के साथ लिखी थी वो, और वो अपनी होती है। ठीक है, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਮ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੀਡਬੈਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 5 ਮਿੰਟ ਚ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚੋ। 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੋ, 4 ਨਹੀਂ 4 ਲਿਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟਸ ਨਾਓ। कुछ कहानियाँ बेबाक हो पन्नों पर बिखर जाती हैं, तो कुछ अनसुनी सी राज बन कर रह जाती हैं। बेबाक कहानियाँ खूब लांछन भी खाती हैं, और जो मूक रही वे सयानी कहलाती हैं। क्या बात है, हमारे समाज में लड़कियाँ भी तो कहानी सी बतलाती हैं। क्या बात है। वाह वाह, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ तो ਕਿੰਨਾ भी बहुत अच्छा लिखा है। फिर मुझे लगता है मैंने तो अपनी आजकल की व्यथा ही लिख दी है, जो मेरे दिमाग में चल रहा था इतने दिन से, कि दहलीज के पार देखती हूँ मैं ढलती हुई शाम को, बचपन की यादों को, माँ के आंचल के आराम को। मैं अपनी मम्मी को बहुत मिस कर रही हूँ आजकल तो। बचपन की यादों को, माँ के आंचल के आराम को। खुशहाल था वो जीवन जहाँ घड़ी आवाज़ नहीं करती थी, अब वक्त दौड़ता है और तरस जाती हूँ विराम को। हर दिन दहलीज के पार मैं फिर से देखती हूँ ढलती हुई शाम को, ढलती हुई शाम क्या को। बात है। पेरेंट्स ना मतलब बहुत खुशी होती है। बहुत हेक्टिक वो चल रहा है ना, तो वो निकल गया इधर पेज पे। चलो ये मैं ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕੁਛ ਐਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਖੋ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਖੋ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਸੋ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਖੋ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਦਾ ਲਈ ਸੋ ਨਾ ਜਾਵਾਂ।
बस मेहर रखी मालिका, मैं परमात्मा हमेशा शुकराना करता रहना। बस मेहर रखी मालिका, जांदा जांदा तेरा ही हो हाँ जावा, मैं मेरा कुछ भी नहीं, बस किते डोल ना जावा, किते डोल ना जावा। बोलो इतने कुछ मतलब ओपन सा ही थी, मैं कोई राइम नहीं कर रहा था, स्पोकन वर्ड टाइप है कि एक लेखक अपने जीवन में बहुत सी रचनाएं करता है, सभी रचनाओं में अपने जीवन के कुछ अंश डालता है, लेकिन किसी भी एक रचना का पूर्ण आधार अपने जीवन को नहीं होने देता। यदि वास्तविकता में तुम्हें किसी लेखक को समझना है तो उसकी सभी रचनाओं को पढ़ो। बहुत संभव है कि इन सभी रचनाओं का मिश्रित सार ही लेखक का संपूर्ण जीवन। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट आ गया एंड ते सो मैं एक थोड़े सामने जानकारी साझी करना चाहना कि ओजस्विनी जी दी दो बुक्स आईयां ने, एक उद्गम सही है ना? उद्गम हाँ, दूजी है मातृकांठ। मातृकांठ। हाँ, मातृकांठ। सो जिन्हें भी ये बुक्स लेनी होवे Amazon Amazon ਤੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ओजस्विनी जी ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟਾ ਆਈਡੀ ਐਂਡ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਨੈਂਸੀ ਜੀ ਦੀ ਇੰਸਟਾ ਆਈਡੀ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਸਟਾ ਆਈਡੀ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨਾ, अगर कोई नवा राइटर या कुछ भी जा ऑलरेडी 5-6 साल ओपन माइक करते हो गया ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? देखो मेरा एक ही मानना है कि ਜਦੋਂ तक ठीक है ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, दैट इज़ अ वेरी सैपरेट थिंग, बट पढ़ना बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਦੋਂ तक नहीं सोचना चाहिए। मैं एग्री करती हूँ ओजस्विनी की बात से। जैसे बहुत सारे मतलब जैसे कविता अगर मैं बोलूँ तो कविता कहने का, लिखने का हक सबको है और हर किसी का अपना एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, हर किसी का अपना एक तरीका होता है। जैसे मतलब दो स्कूल ऑफ थॉट आ जाते हैं, एक जो बोलते हैं कि आप बहर में लिखो या सिर्फ वैसे ही परफॉर्म करो, दूसरे शायद जो थोड़ा ओपन फ्री वर्ड्स लिखते हैं, नहीं इतना वो उस पर फोकस करते। तो दोनों टाइप के राइटर्स होते हैं। जब बात पब्लिश करने की आती है तो मुझे लगता है कि एक राइटर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो समाज के सामने, लोगों के सामने, आने वाली जनरेशन के आगे क्या रख रहा है। हम कुछ भी लिख के उस किताब में नहीं छाप सकते, क्योंकि वो एक अपने राइटिंग्स को अमर करने वाली बात, आप एक परमानेंट अपनी छाप छोड़ रहे हो वहाँ पे। तो ज़रूर सोचिए, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सोचिए कि एक समाज की तरफ, आने वाली जनरेशन की तरफ आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे हम कहते हैं कि हाँ बॉलीवुड की ये मूवी आ गई, वो मूवी आ गई, तो जैसे मूवीज़ इफ़ेक्ट करती है ना, हम कहते हैं कि यार ये मूवीज़ हमारी आज की जनरेशन पे क्या इफ़ेक्ट डालेंगे, वैसे ही किताबें, कविताएं, ये सब भी बहुत इफ़ेक्ट डालती हैं। जो लोग उसको सुन रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, तो वही बात आ गई कि इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज आर्टिस्ट टू यू नो होल्ड अप दैट what do I say, जो वो लॉ होती है। हाँ, क्योंकि मेन वही है ना कि ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਰਡਸ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਪੜੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਰਾਈਟਰਸ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੁੱਕਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ सारी इश्क वाली किताबा लिखी, गजल भी नहीं कह सकते, गजल नहीं होएगी, नज़्म कह लो, बिकॉज़ नज़्म इज ओपन, नज़्म में सब कुछ आ जाता है। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟੋਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਏਦਾਂ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ फैज़ ਨੂੰ पढ़ो, फैज़ अहमद, उनकी कविताएं, जब मैं ना छोटे होते, जब मैंने उनकी मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मैंने ये कविता पढ़ी थी, मैंने कहा यार इनको इतना अच्छा क्यों मानते हैं, ये तो इश्क मोहब्बत पे ही लिख रहे हैं। अब दोबारा जब कुछ सालों पहले पढ़ी तब रियलाइज हुआ कि वो इश्क मोहब्बत पे नहीं था, वो बस आपको सब्सटेंस लेवल पे लग रहा था कि वो इश्क मोहब्बत पे है, पर जो उसका अंदर का मैसेज है
अब वही बात है कि हाँ लिख उस तरह से भी लिखा जा सकता है। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਲੈਵਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜੀ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ 90s ਕਿਡਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰਮਾਇਣ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਗਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈ ਰਹੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਚੈੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਡਬੈਕ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਇਟਰੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। पोइट्री नहीं मैं शर्मी कहता नहीं, मैं सिंपल वर्ड्स से ही कहना चाहूँगी कि बहुत बढ़िया लग गया आपने ये जो इतना प्यार से साडा वेड़ा इज़ ऑल अबाउट लव एंड पोइट्री, कि कैसे हम मिलजुल कर अपनी कविताएं आगे एक दूसरे के साथ साझी कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कुछ सीखने को मिल रहा है। अब जैसे मुझे आप दोनों से बहुत कुछ सीखने को मिला, अरविंद से सीखने को मिला, तो बस वही है कि बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही करते रहो, नए नए अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को लाओ जिनसे सबको जो भी देख भी रहे हैं उनको भी सीखने को मिले और जो यहाँ बैठे हुए हैं उन्हें भी सीखने को मिले। तो पोइट्री ना होनी चाहिए। मैं माफ़ी चाहूँगी, ऑन स्पॉट पोइट्री ना कराओ, एक कर ली मैं बस हो गई मेरी। ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੋਇਟਰੀ ਦਾ ਪਰ ਚਾਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਵੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰਿਟ ਪੋਇਟਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। याद करने का तो मैं बोल सकती हूँ कि थोड़ी सी ओजस्विनी को मुझे याद नहीं होती। ऐश्वर्य मैं बहुत कोशिश कर लूँ, मुझे याद ही नहीं होती है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मुझ में। नहीं मेरी भी है, मैंने भी याद नहीं करनी है, जितना बार लिख लिया बस पढ़ के देखनी है। चलो 4 लाइनें उसी कविता की सुना देती हूँ जो स्टार्टिंग में सुनाई थी कि कैसे मेरे पापा ने मुझे बड़ा किया। तो उसका लास्ट यही है कि बस चले चलना गुमान कर, पापियों को बेड़ियों में बांधने का ठान कर, रगों में बहती ज्वाला का कुछ तो इस्तेमाल कर, हर विपदा में माँ चंडी बन तू दुष्टों का संहार कर, तू दुष्टों का संहार कर। बस ये मेरा लास्ट मैसेज समझ लीजिए सभी के लिए। मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि जैसे मतलब चंडीगढ़ जैसे शहर में जहाँ पे हिमाचल, पंजाब, हरियाणा इतनी सारी स्ट्रीम्स आके मिल रही है, वहाँ पे आर्ट का ग्रो होना और उसके लिए ऐसे नए इनिशिएटिव्स लेना, मतलब बहुत बहुत अच्छा कर रहे हो आप। मतलब आपने वो जो रोजस्वी ने बोला कि वो लॉ है, वो सच में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से उठाई हुई है। और बहुत मतलब पोइट्री का कोई वक्त नहीं होता, आप जब पोइट्री करो मन खुश हो जाता है, तो वो बस मन खुश हो गया। बिल्कुल हाँ यही। और पोइट्री तो हाँ मेरी 4 लाइनें हैं जो मैं मतलब कोई भी मुझसे पूछता है कि मतलब इंट्रो के लिए पूछता है जनरली, मैं तब बताती हूँ कि खुले विचारों के ज़माने में, खुले विचारों के ज़माने में सिमटता हुआ सा दायरा हूँ मैं, और इस हुस्न दीदार की चमक धमक में धुंधली सी एक शायरा हूँ मैं, धुंधली सी एक शायरा हूँ मैं। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਣਾ ਸੀਗਾ ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਵਾਂ, ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਵਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਮਹਿਫਿਲ ਲਗਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਵਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਮਹਿਫਿਲ ਲਗਾਵਾਂ, ਗੀਤਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਸੰਗ, ਗੀਤਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਬੇੜੇ ਆਪਣੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂ। ਬੈਠ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਬਾਹੋ ਵਾਹੀ, ਬੈਠ ਮੰਜੇ ਤੇ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਬਾਹੋ ਵਾਹੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਦੀ ਤਰਜ ਵਜਾਵਾਂ, ਓਏ ਧੀਮਾਨਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਫੜਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੱਚ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੱਚ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਤੇ ਆ ਕੇ 4 ਚੰਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਈਬ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ, ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ।